तो हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके थे। देखो, सबसे पहले आपको बताया था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि ओइकोनॉमिया वर्ड से डिराइव हुआ और जिसका मतलब क्या था, हाउस होल्ड। 19वीं शताब्दी तक हम इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम था एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर नैरो डेफिनेशन जो थी उसमें हम ये कहते थे इकोनॉमिक्स की कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि ये डेफिनेशन बहुत छोटी है, जबकि एक्चुअल में वास्तविकता में हमारी दिक्कतें और भी होती हैं। फिर हमने एक सितारा लिखा था जिसमें ये बताया गया कि इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से ज़रूरी नहीं है कि आप सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लें, लेकिन आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से कम प्रॉब्लम को सही पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर सकते हैं। फिर हम अपने मेन सेकंड पॉइंट में घुस गए थे जो सबसे बड़ा था कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस में हमें साउंड डिसीजन लेने होते हैं और इकोनॉमिक्स में हमें अलग अलग थ्योरी और टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं या जब हम इकोनॉमिक्स को बिज़नेस में अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स, है ना। उसके बाद कितने बजे क्लास थी, 11:05 तक आ जाओ भाई, मैं अगली क्लास में घुसने नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर बिज़नेस इकोनॉमिक्स के बारे में हमने कुछ नेचर वाले पॉइंट्स लिखे थे, मज़ेदार चटपटे, कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, कला है, क्योंकि बंदर के हाथ में तलवार तो दे ही जा सकती है लेकिन तलवार कैसे चलाई जाएगी वो हर कोई अलग अलग अप्लाई करता है। फिर बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होती है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ एलिमेंट होते हैं। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम मार्केट की थ्योरी का यूज़ करते हैं और बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मेटिक, ये वर्ड याद रखना है। प्रैग्मेटिक का मतलब था प्रैक्टिकल। बाकी बिज़नेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिसिप्लिन्स जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। और बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव के बारे में कुछ बताइए। नॉर्मेटिव का मतलब जज करता है, सजेस्ट करता है, क्या होना चाहिए ये बताता है। वेरी गुड। जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते दोस्त एक पॉइंट बोला वही गलत, तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला बर्गर पिज़्ज़ा से बेहतर है, तो ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सबका अलग हो सकता है। तो नॉर्मेटिव का मतलब ये। फिर हमने सब्जेक्ट मैटर भी लिखे थे बिज़नेस इकोनॉमिक्स के कि भाई माइक्रो और मैक्रो, जिसका मूल मुद्दा ये था कि माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की, और मैक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल की, पूरे की। और स्कोप में आपको बताई थी समस्याएं, इंटरनल इश्यूज़ हो सकते हैं मतलब हमारी कंपनी के अपने अंदर के, और एक्सटर्नल इश्यूज़ हो सकते हैं बाहरी, एनवायरमेंटल। तो वो सब हमने एक लिस्ट बेसिकली लिख ली थी, राइट। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलो, तो उसके आगे से शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। एक छोटा सा टॉपिक से पहले शुरू करेंगे हम कि भाई इकोनॉमिक्स में और बिज़नेस इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स में और बिज़नेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बस आप सुनते रहना आराम से, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इन्वॉल्व रहना मेरे साथ। इकोनॉमिक्स और बिज़नेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, चलो पहले अगर हम वैसे सोचें कि क्या डिफरेंस है, तो दोनों में से चलो आप ये बताओ बड़ा कौन है और छोटा कौन है अगर आपसे पूछा जाए। मतलब बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है, छोटा है, वेरी गुड, और इकोनॉमिक्स बड़ा है, वेरी गुड। तो जो इकोनॉमिक्स है वो तो अपने आप में एक संपूर्ण सब्जेक्ट है, उसमें तो हम हर तरह की थ्योरियाँ पढ़ते हैं, उसमें तो हम हर तरह की टेक्निक पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से जो सिर्फ हम बिज़नेस में अप्लाई करते हैं वो वाली कौन सी होती हैं, बिज़नेस इकोनॉमिक्स, है ना। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स एक तरह से छोटा है। तो अब देखो पहला मीनिंग दे रखा है कि मीनिंग क्या होता है।
इकोनॉमिक्स जो है, और आप इसमें कीवर्ड्स, अभी तो आपके पास शायद बुक नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप बाद में मार्क कर लेना चाहें घर जाके। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, मतलब बनाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स में हमारा काम क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाने का, हाँ, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनाने का कि कैसे समस्याएं सॉल्व होंगी। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बनाते नहीं हैं, बन तो पहले ही चुकी, हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हाँ, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम अप्लाई करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है a+b², तो वो हमने बनाया थोड़ी ना, वो तो बना हुआ सदियों पहले, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स जो होता है वो पॉलिसियाँ बना रहा है, वो बनाता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, उनको अप्लाई करता है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स का जो करेक्टर है, मतलब उसके अंदर जो मिक्सचर है, उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों ही करेक्टर्स होते हैं। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि हम बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक ही मेन करेक्टर होता है। क्योंकि जब हम अपने बिजनेस को चलाते हैं तो हम अपने बिजनेस की कॉस्ट की बात करेंगे, हम अपने बिजनेस के प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम अपने बिजनेस के रेवेन्यू की बात करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी एज ए होल की तो बात नहीं करने वाले, हमें तो अपने बिजनेस से मतलब है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक। मेन टास्क देखो, इकोनॉमिक्स का मेन टास्क है सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना, है ना, वो तो इकोनॉमिक्स है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो हमारा फोकस सिर्फ किस पर होगा, पर्टिकुलर बिजनेस पर। मुझे तो अपने बिजनेस से मतलब है, मैं तो चीज़ें अपने बिजनेस में अप्लाई करूँगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ अपने बिजनेस पर ही फोकस करते हैं, मुझे बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है नेचर। नेचर भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इकोनॉमिक्स का नेचर जो होता है वो क्या होता है, देखो, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें ये भी बताते हैं कि फैक्ट क्या है, और इकोनॉमिक्स में हमें ये भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ें बताते हैं। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ क्या होती है, नॉर्मेटिव। ये तो हमने फीचर में भी लिखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिर्फ नॉर्मेटिव। उसके बाद देखो स्कोप, ये तो आपने ही बताया था। वाइडर कौन है, इकोनॉमिक्स, और नैरो कौन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो छोटा है, वो सिर्फ बिजनेस की बात करता है। इसी तरह ब्रांच, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना। इट हैज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज ब्रांच। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि वो उसकी सिर्फ एक शाखा है। तो जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो जो बहुत बड़ा पेड़ है वो तो इकोनॉमिक्स है, उस बहुत बड़े पेड़ की जो एक शाखा है, एक ब्रांच है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद कंसर्न्ड विद। कंसर्न्ड विद का मतलब है कि इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो इसमें देखो लिखा है ऑल द थ्योरीज। इकोनॉमिक्स में हम सारी थ्योरियाँ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक सब कुछ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ फोकस किस पर रहता है, प्रॉफिट वाली थ्योरियों पर। क्योंकि हम तो बिजनेस चला रहे हैं, हमें तो अपने बिजनेस के लिए क्या कमाना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम दूसरी सारी थ्योरियों को इग्नोर करते हैं और मेन फोकस किस पर करते हैं, प्रॉफिट पर। एनालिसिस इन्वॉल्व्ड। देखो एनालिसिस इन्वॉल्व्ड का मतलब है इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो लेवल इश्यूज भी पढ़ते हैं, देश में क्या हो रहा है, देश का जीडीपी कितना है, देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है। लेकिन जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मुझे देश से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ किससे मतलब है, अपने बिजनेस से मतलब है। तो वहाँ पर हम सिर्फ अपने ही एनालिसिस पर फोकस करते हैं कि मेरी डिमांड क्या है, मेरी सप्लाई क्या है प्रोडक्ट की, मेरा प्रॉफिट क्या है। तो वहाँ पर एनालिसिस हमारा माइक्रो ओरिएंटेड रहता है। बाकी कंसंट्रेशन, तो इसमें दे रखा है इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक्स में तो हम सिर्फ कौन से पहलू पर फोकस करते हैं,
सिर्फ इकोनॉमिक नज़रिए पर फोकस करते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई नॉन इकोनॉमिक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरी मैनेजर से आज लड़ाई हो गई और मैनेजर 2 दिन तक कह रहा है मैं ऑफिस बंद करके रखूँगा, तो ये मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगी बात। लेकिन ये है तो एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, है तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब हम बिजनेस चलाते हैं, एक्चुअल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तब हमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों समस्याओं को जूझना पड़ता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों तरह की समस्याओं को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि तब हम एक्चुअल में बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हमने इकोनॉमिक्स की स्टडी करी, तो उसमें थोड़ी ना ये सिखाते हैं कि मैनेजर से लड़ाई हो गई या आज दुकान में स्ट्राइक हो गई किसी भी रीज़न से। उसमें तो सिर्फ हमें क्या सिखाते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कि डिमांड सीख लो, सप्लाई सीख लो, प्रोडक्शन सीख लो, रेवेन्यू सीख लो। तो जब हम एक्चुअल बिजनेस करेंगे तो उसमें हमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ता है। और अजम्पशंस इकोनॉमिक्स में शायद आपको पता ही हो, बहुत सारी थ्योरियाँ कुछ अजम्पशंस पर ही बेस्ड होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आपको याद हो, कंज्यूमर इज़ रैशनल, है ना, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। या कहीं कहीं हम एज्यूम करते हैं टेक्नोलॉजी विल नॉट चेंज, या कहीं कहीं हम एज्यूम करते हैं इनकम विल नॉट चेंज, या कहीं कहीं हम एज्यूम करते हैं प्राइस विल नॉट चेंज। तो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारी क्या करते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एक्चुअल में बिजनेस हम जब करते हैं, तो ये सब अजम्पशंस जो होती हैं ये सब क्या हो जाती हैं, इनवैलिड। क्योंकि एक्चुअल जीवन में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इनकम चेंज नहीं हो, या एक्चुअल जीवन में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा, या एक्चुअल जीवन में कभी ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो रही, ये तो रोज़ बदलती हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये सब अजम्पशंस जो हैं ये इनवैलिड हो जाती हैं, यानी कि बेकार हो जाती हैं। तो ये एक मतलब बड़ा डिफरेंस है इकोनॉमिक्स में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडियाज़ लग गए कि क्या क्या हो गया। चलो तो ये मतलब एक छोटा सा डिफरेंशियल पॉइंट था बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में। तो अब आप नए पेज पर मेरे साथ हेडिंग डालना, इसी चैप्टर में जो हमारा सेकंड पोर्शन है उसकी स्टडी करते हैं। उसका नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि भाई कुछ दिक्कतें हैं इकोनॉमी में। और इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। चलो, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लिखते हैं इकोनॉमी की। बेसिकली इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है मैं वो बताता हूँ। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मतलब इसके अंदर इसमें हमें ये पढ़ना है कि किसी भी इकोनॉमी में क्या समस्या होती हैं। तो इंग्लिश बन गया प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मुसीबतों की बात करते हैं, तो फिर हमें क्या बताने पड़ते हैं, उनके समाधान, सॉल्यूशन भी बताने पड़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर हम उनके सॉल्यूशंस बता देंगे, बस फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हमको ये करना है। तो पहले लेकिन हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं कि प्रॉब्लम्स आखिर होती क्या हैं, ठीक है ना। तो बताओ, किसी को पता है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में? तो ये आपको कैसे पता? पढ़ा था आपने बचपन में, वेरी गुड। हाँ, बचपन में, आज से 10 साल पहले जब आप क्लास 11th में थे, 10 साल तो हो गए ना आपको। क्योंकि जिस हिसाब से आप पुरानी चीज़ें भूलते हैं, तो मेरा ये मानना होता है कि आप एक कक्षा को 5 साल लगाते हैं, तो उस हिसाब से 11वीं कक्षा को आपको कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो ही गए ना। जिस हिसाब से आप चीज़ें भूल जाते हैं, उस हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको लगभग शायद 10 साल पहले आपको जो बातें पढ़ाई गई होंगी वो है। तो खैर, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी की, क्लास 11th में हमको 3 सिखाई जाती थी, परंतु अब हमको 4 लिखनी है ना। तो 4 प्रॉब्लम्स हमें
लिखनी है तो आप भी 4 बाइफर्केशन कर सकते हो। तो 4 समस्याएं हैं, है ना। मैं नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो बस मेन मेन नाम आप लिख लो पहले। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। और चौथी प्रॉब्लम है व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। What provisions should be made for economic growth? 4 प्रॉब्लम्स हैं, है ना। What to produce, how to produce, for whom to produce और what provisions should be made for economic growth, है ना। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेन टर्म्स व्हाट, हाउ, फॉर whom और प्रोविजंस। तो बाकी मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि जिसको हिंदी में कंफर्टेबली लगे वो बच्चा लिख सकता है या समझ सकता है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या बनाएं, है ना, क्या और कितना, क्या और कितना। इस समस्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या और कितना। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे बनाएं, कैसे। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए बनाएं, किसके लिए, ठीक है। बाकी 4th वाला भी बाद में बताऊंगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाएं और कितना बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे बनाएं और फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए बनाएं, ठीक है। तो पहले मैं इसका बेसिक समझाने के लिए बच्चे के साथ एक इनफॉर्मल एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। वो आप मत लिखना, बस सुनते रहना। फ़नी एग्जाम्पल है, बाद में मुद्दे की बात अलग से लिखवाऊँगा। जैसे मान लेते हैं घर में हमारी मदर है, लेट्स से, ठीक है। मदर के पास जो किचन में रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। ऐसा तो नहीं है कि भाई जितना चाहे उतना बन गया, ऐसा तो नहीं होगा। लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड चीनी होगी, लिमिटेड आटा होगा, लिमिटेड चावल होंगे, लिमिटेड नमक होगा। तो ऐसी इकनॉमी के पास भी रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं। तो अब मदर को पहली समस्या जो आती है वो ये आती है कि आज क्या बनाए, आज क्या खाना बनेगा। आज चावल बनाएं, आज रोटी बनाएं, आज दाल बनाएं, आज क्या बनाएं। तो पहली दिक्कत क्या है, क्या बनाएं। रिसोर्सेज तो हैं लेकिन पहली दिक्कत क्या है, क्या बनाएं। तो मान लेते हैं मदर ने सोचा कि चलो ठीक है रोटी बनाएंगे आज। तो जैसे ही ये सोचा कि क्या बनाएं, तुरंत दूसरी समस्या आती है कि कितनी रोटी बनाएं। 500 रोटी बनाएं कि 5 रोटी बनाएं। भाई ये भी तो एक दिक्कत है ना कि आप कितनी खाओगे, मदर कैलकुलेट करेंगी। अपनी कितनी खाएंगी, मदर कैलकुलेट करेंगी। आज 2 मेहमान एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ज़्यादा बनेगी। तो दूसरी समस्या आ गई कि भाई रोटी बनेगी और कितनी बनेगी। ये हो गई 2 बातें। अब मान लेते हैं मदर ने कहा चलो 10 रोटी बनाएंगे। अब दिक्कत उसके बाद ये आती है कि हमारे घर में एक रोटी मेकर भी है, मशीन भी है, और नहीं तो मम्मी अपने हाथों से बनाएंगी। तो मम्मी ये सोच रही हैं कि मैं रोटी कैसे बनाऊं, रोटी मेकर से बनाऊं या हाथों से बनाऊं। हाथों से बनाऊंगी तो थकान ज़्यादा होगी, रोटी मेकर से बनाऊंगी तो थकान नहीं होगी, जल्दी बन जाएगी। लेकिन रोटी मेकर से बनाऊंगी तो बिजली खर्च होगी, हाथों से बनाऊंगी तो बिजली के पैसे बच जाएंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो है ही भाई। तो इसका मतलब ये क्या समस्या बन गई कि रोटी कैसे बनानी है। तो मान लेते मम्मी ने सोचा चलो आज हम हाथों से रोटी बना लेते हैं। तो मम्मी ने हाथों से रोटियां बनानी शुरू कर दी और 10 रोटियां बनके तैयार हो गई। अब जो फाइनल दिक्कत आती है वो ये कि घर में मान लो
3 बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। तो अब ये 10 रोटियां किसको मिलेंगी? ये रोटियां किसके लिए बनी हैं? तो बताओ किसको कितनी रोटी मिलेगी? हैं? साइज के हिसाब से। तो बड़े को कितनी दें? 4। और मंझले को 3। और छोटे को 2। तो फिर 1 बच गई, 1 गाय को खिला देंगे। 5 3 2। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने कहा 5 3 2। भाई क्या पता बड़े बेटे की खुराक कम हो, वो छोड़ देगा, और छोटा बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है, उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो कहता है 2 में तो मेरा पेट ही नहीं भरा। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इकनॉमी में भी ये दिक्कत आती है। इकनॉमी के पास जब चीज़ बन जाती है तो हो सकता है हम तो सोच रहे हैं सबको 10 5 3 2 दे दो, लेकिन 2 वाला दुखी है, कह रहा मुझे तो कम मिला, 5 वाला वेस्ट कर रहा है। तो जैसे भारत देश में खाना होता है, फूड, शादी में क्या होता है? वेस्ट होता है बहुत सारा, है ना, और उधर गरीब के पास है नहीं। तो यही चीज़ तो हो गई। तो ये दिक्कत तो है ही ना कि किसके लिए बनाएं। तो यही प्रॉब्लम इकनॉमी में चलती है। तो देखो ये जो फ्लो ऑफ दिक्कतें हैं, ये सेम फ्लो ऑफ दिक्कतें इकनॉमी में आती हैं। सबसे पहले ये इकनॉमी को सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, कितना बनाएं, नंबर 1। फिर इकनॉमी को सोचना पड़ता है कि कैसे बनाएं, नंबर 2। और फिर इकनॉमी को सोचना पड़ता है कि किसके लिए बनाएं, किसको मिलेगा। बन तो गया, रोटी तो बन गई, लेकिन अब रोटी किसको कितनी देनी है, ये भी एक दिक्कत है। तो इन्हीं को अंग्रेजी में मतलब नाम दे दिया, बस। ये हमारी प्रॉब्लम्स बन गई इकनॉमी के नज़रिए से। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इनमें हम एक एक शब्द मतलब कुछ लिख लेते हैं, कीवर्ड्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो एक एक एरो डाल के लिखना है बस आपको, छोटा छोटा, इन तीनों के बारे में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जो इकनॉमी के एंगल से दिक्कत है, हमें वो लिखना है। तो वो आप लिखना कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, है ना। अभी आप लिखो, फिर मैं समझा दूंगा। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस में लिखना है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में लिखना है विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ब्रैकेट में लिख सकते हो रिच और पुअर, ब्रैकेट क्लोज। और इसमें एक शब्द और लिखना है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो आप पहले 3 कीवर्ड्स लिख लो। ठीक है, तो अब हम ये इकोनॉमी के एंगल से लिख रहे हैं। तो अब वो मम्मी वाला एग्जाम्पल, रोटी वाला एग्जाम्पल तो ऐसे ही था, लेकिन इकोनॉमी में जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो ये है। तो हम इकोनॉमी के नज़रिए से मतलब अब डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी को सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या बनाना है। अब क्या में 2 दिक्कतें आती हैं कि या तो हम कंज्यूमर गुड बनाएं। कंज्यूमर गुड मतलब हो गए कैसे, जो आप और मैं अपने मतलब डेली कंजम्पशन के लिए, या मतलब डेली नहीं भी तो नॉर्मल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। हमें ब्रेड खरीदना है, हमें एग खरीदना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें टीवी खरीदना है, हमें कुछ भी खरीदना है एटसेट्रा। तो जो कंज्यूमर सामान खरीदता है उन्हें क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड।
अब अगर इकनॉमी कंज्यूमर गुड बनाने लगे तो मुकेश अंबानी साहब नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो मशीन ख़रीदनी थी, मुझे तो इक्विपमेंट्स चाहिए, मुझे तो प्लांट्स चाहिए। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, कैपिटल गुड्स। भाई दोनों तरह के लोगों की डिमांड अलग होगी ना इकनॉमी में। मान लो हम बाज़ार गए तो हम तो क्या चाहेंगे कि यहाँ बाज़ार गए तो हमें ब्रेड मिल जाए, मिल्क मिल जाए, जूते मिल जाएं। अब पता चला आप बाज़ार गए, बाज़ार में हर जगह आपको कहीं ना मिल्क मिल रहा ना ब्रेड मिल रही, हर जगह मशीनें लगी हुई कि ले जाओ मशीन ले जाओ, तो आप तो परेशान हो जाओगे। तो इकनॉमी को बड़ा ये सोचना पड़ता है कि हम कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाएं या प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बनाएं। अगर सारे कंज्यूमर के लिए गुड्स बना दिए तो देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, सारे प्रोडक्शन के लिए गुड्स बना दिए तो फिर देश में लोग भूखे मर जाएंगे। तो अब ये दिक्कत हो गई इकनॉमी को, तो कि भाई क्या बनाना है। तो समझ आ रहा है आपको इकनॉमी की दिक्कत। तो ये पहली दिक्कत है कि क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो समझ आ गया, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। तो ये हो गया मतलब पहली दिक्कत। अब चलो मान लो इकनॉमी ने सोच लिया कि ये बनाएं वो बनाएं, सोच लिया। अब दूसरी दिक्कत ये आएगी कि कैसे बनाएं। अगर हम मज़दूरों का सहारा लेते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और अगर हम सब कुछ मशीन्स से बनवा लेंगे तो उस टेक्निक को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। मज़दूर से बनाने में ये फ़ायदा है कि देश में थोड़ा नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी मज़दूरों को, वो भी पैसे कमा पाएंगे, वो भी अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये हो सकता है कि शायद गुड की क्वालिटी अच्छी ना हो। जैसे मान लो कपड़े मशीन से बन के जब निकलेंगे, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, तो बिल्कुल फ़ाइन होंगे। वही हाथ से मज़दूर बना रहे हैं हैंडलूम इंडस्ट्री से ऐसे ऐसे करके, तो शायद आपको कम अच्छे लगेंगे। तो वो एक दिक्कत है। लेकिन मशीन से अगर बनवाते हैं कपड़े तो फ़ायदा ये है कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन कौन ये हो सकता है, दिक्कत ये हो सकती है कि फिर इससे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा देश में, क्योंकि सब कुछ एक मशीन कर रही है, मज़दूर बेचारा काम नहीं कर रहा। तो इकनॉमी को सोचना पड़ेगा ना, इकनॉमी के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो है ही। इन सब दिक्कतों को चॉइस की प्रॉब्लम भी कहते हैं। इन सब दिक्कतों को क्या भी कहते हैं, चॉइस की दिक्कत है। चॉइस का मतलब आपको चूज़ करना पड़ता है, और ये आपके भी डे टू डे जीवन में दिक्कतें आती हैं। अगर मान लो आपके पास 2 शर्ट्स हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी पहनूं, है ना। या तो आपके पास एक ही शर्ट है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तभी आती है जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, और ये प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में भी आती है। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया जिसमें चॉइस होती है तो अब आपका टाइम वेस्ट भी होता है। पहला पढ़ोगे, फिर दूसरा पढ़ोगे, फिर सोचोगे मेरे को पहला अच्छे से आता है, पहला करने बैठे उसमें फंस गए तो लगेगा ये तो गड़बड़ हो गई, अब दूसरा करता हूँ। अगर आएगा ही क्वेश्चन एक तो फिर आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होगी, फिर तो आपको पता है यही करना है, जैसे मर्जी करो करो करो, नहीं करो नहीं करो। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये चॉइस की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ये भी चॉइस करना है, वो भी चॉइस करना है। और फाइनल प्रॉब्लम क्या है, सबसे आखिरी, कि अब जो सामान बन गया, अब जो प्रोडक्शन हो गया, मान लो ये सब हमारे फाइनल डब्बे बन गए, है ना, ये फाइनल आउटपुट बन गया, ठीक है। अब आप विजुअलाइज करना कि ये डब्बे बन गए। अब इधर 2 लोग खड़े हैं, इनकी आंखों में चमक है, कह रहे हैं अरे वाह, इतने दिनों से इसी का तो इंतज़ार था कि कब डब्बे बनेंगे, अब ये डब्बे हमें मिलेंगे। जैसे मम्मी ने रोटी बनाई तो बच्चों के आंखों में चमक आ जाती है ना कि अरे वाह अब खाना मिलेगा। तो ऐसे अब ये डब्बे तो बन गए, प्रोडक्शन तो हो गई इकनॉमी में, लेकिन अब किसको कितने मिलेंगे, अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सारे डब्बे रिच को दे दिए, 100% डब्बे रिच को दे दिए, पुअर को नहीं दिए, तो क्या होगा, मतलब तो बेचारे पुअर का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, मतलब ऐसे तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो वो मर जाएंगे। और अगर सारे पुअर को दे दिए और रिच को नहीं दिए तो क्या होगा, तो रिच कहेगा अब चला लो देश, अब देखना अगली बार, मतलब फिर वो नाराज़ हो जाएगा। मतलब दोनों में प्रो एंड कॉन तो है ही ना, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको दे दिया इसको नहीं दिया, या इसको दे दिया और उसको नहीं दिया। अब आप कहोगे सर 50-50 दे दो, अगर 50-50 भी दे दिया तो भी ज़रूरी तो नहीं कि सारे पुअर संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। तो मतलब प्रॉब्लम तो है ही ना, कहीं ना कहीं आप कुछ भी करोगे आपको गालियाँ तो सुननी पड़ेंगी। आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अल्टीमेटली आपको लोग तो कहेंगे ना यार गलत हो गया, चाहे रिच का है चाहे पुअर का है। तो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम तो हो ही गई कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो इस प्रॉब्लम को इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम है कि अब किसको कितना देना है। तो ये बन गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आपको स्टोरी समझ आ गई, सब बच्चों को क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब जो चौथा प्रॉब्लम लिखा है जो आपने 11th में नहीं पढ़ा वो समझा देता हूँ, लास्ट है, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले इसमें छोटा सा एक लिख लो कोने में एरो डाल के, फिर मैं एक साथ आपको समझा दूंगा। इसमें हमको छोटी सी लाइन लिखनी है, हाउ मच सेविंग, हाउ मच सेविंग and investment should be made for future progress। इसमें हाईलाइट कर लेना कीवर्ड्स जो हैं वो हैं फ्यूचर प्रोग्रेस, और अंडरलाइन या ब्लॉक बनाना सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को। हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। तो इसका हिंदी में तो मीनिंग बहुत सिंपल है कि कितनी सेविंग करें, मतलब कितनी बचत करें, कितना निवेश करें, इन्वेस्ट करें, क्यों करें बचत, क्यों करें निवेश, ताकि हम भविष्य में भी प्रोग्रेस कर सकें, फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये शायद आपने नाम सुना हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुना है? तो एग्जैक्टली वही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर मान लो हम आज तो सब कुछ डेवलप कर लें, आज सब कुछ अच्छा कर लें, लेकिन पता चला 10 साल में हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, तो जो अगली पीढ़ी आएगी या 10-20 साल बाद जो लोग आएंगे तो वो बेचारे फिर तो परेशान हो जाएंगे। तो हमें डेवलप इस प्रकार से करना चाहिए ताकि हम कई वर्षों तक मतलब सस्टेन कर सकें, है ना, बचा सकें भविष्य को भी। तो यही चीज़ इस प्रॉब्लम का नाम है कि हाउ मच व्हाट प्रोविज़न शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि हम लंबे समय तक फ्यूचर में प्रोग्रेस करते रहें, उसके लिए कितनी बचत और कितना निवेश करना ज़रूरी है, ये भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। इकोनॉमी को सोचना पड़ता है कि भविष्य के लिए हम कितना सेव करें या भविष्य के लिए हम कितना इन्वेस्ट करें। जैसे ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, जब आप पैसे कमाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि पैसे कितने सेव करूं ताकि फ्यूचर में मैं आगे ग्रो कर सकूं। ऐसा तो नहीं है कि आज जितना कमाया आज सारा आज ही उड़ा के आ जाओगे, शुरू में करोगे ऐसा, लेकिन धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप मैच्योर होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको लेनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी कि हाउ मच सेव शुड आई डू या हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। तो ऐसी इकोनॉमी को भी सोचना पड़ता है। तो समझ आ गई प्रॉब्लम? तो क्लियर हो गए बिल्कुल अच्छे से? तो ये बेसिकली मतलब हमारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। चलो, तो अब प्रॉब्लम्स तो हमने सीख ली, अब हमको क्या सीखना है? सॉल्यूशंस, है ना। चलो, तो अब देखो बड़े ध्यान से, अभी लिखना मत। प्रॉब्लम तो मैंने आपको समझा दी कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोल्ड है, प्रॉब्लम क्या है कि आपको खांसी है, प्रॉब्लम क्या है कि आपको फीवर है। लेकिन डॉक्टर जो है इनका कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं बता सकता। जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखता है, डॉक्टर चेक करता है। हर आदमी अगर बोले कि डॉक्टर साहब मुझे कोल्ड है, तब भी डॉक्टर हर आदमी को अलग से देखेगा, चेक करेगा, और हो सकता है हर आदमी को दवाई में भी कुछ अलग चीज़ देगा, चेंजेस देगा, होता है ना ऐसे। तो इसी तरह प्रॉब्लम तो पढ़ ली हमने कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका अगर मैं सॉल्यूशन बता दूं कि ये रहा सॉल्यूशन, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सब पे अप्लाई है। तो जैसे हर इंसान अलग है, वैसे ही हर इकनॉमी अलग होती है। इंडिया एक अलग है, यूएस एक अलग है। अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दूं तो हो सकता है वो इंडिया में चल जाए, यूएस में ना चले, है ना, या हो सकता है यूएस में चल जाए, इंडिया में ना चले। तो मैं ऐसे सॉल्यूशन बता दूं तो गलत हो जाएगा फिर तो मुझे इकनॉमियों के हिसाब से सॉल्यूशन बताना पड़ेगा ना कि भाई अगर यूएस है तो ये करो, इंडिया है तो ये करो, है ना।
तो हम सॉल्यूशन पे अभी सीधा नहीं कूद सकते। मैं सॉल्यूशन बताने को बता दूं, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा तो वो गलत हो जाएंगे, मतलब वो ठीक नहीं होंगे। तो पहले मुझे ये बताना है कि दुनिया में इकनॉमियाँ कितनी होती हैं, क्योंकि हर इकनॉमी के सॉल्यूशन अलग होते हैं। तो कितनी इकनॉमी होती है दुनिया के अंदर, मतलब मेन तो 2 ही तरह की होती हैं, तीसरी तो हमने बना दी है ना, मिक्स्ड। तो पहले हम इकनॉमियाँ समझेंगे। तो हम पहले नए पेज पे एक स्टार डाल के हम पहले हेडिंग लिखेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कैपिटलिस्ट इकनॉमी। तो आप बड़ी बड़ी हेडिंग डाल सकते हो, कैपिटलिस्ट इकनॉमी। तो इसके पहले 1-2 दूसरे नाम हैं, वो लिख लेते हैं ब्रैकेट में। इसको कहा जाता है फ्री मार्केट इकनॉमी, है ना। ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे क्यों इसको कहा जाता है फ्री मार्केट इकनॉमी। और इसका बहुत ही फैंसी नाम भी है। इसका फैंसी नाम है लेजेज फेयर, LAISSEZFAIRE। सर ज़बान टेढ़ी हो गई बोलने के लिए। बड़ी आपने सुना होगा आज से 5 साल पहले, जब आप 12th में होंगे शायद, बिजनेस स्टडीज़ लीडरशिप के अंदर शायद सुना है। नहीं सुना तो मतलब आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। तो लेजेस फेयर, तो क्या मतलब होता है वैसे लेजेस फेयर वर्ड का, वो वहाँ पे या क्या है इसका मतलब। तो पहले तो इसी का मीनिंग लिख लेते हैं। इसका मीनिंग है पॉलिसी ऑफ लीविंग थिंग्स टू टेक देयर own course। Policy of leaving things to take their own course। सिंपल भाषा में, जहाँ कोई आपको नियंत्रण करने वाला नहीं है, आपको माता पिता ने छोड़ दिया और कह दिया कि अब जो करना है करो, और आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर फुल इंडिपेंडेंट होकर स्वयं अपने सारे डिसीजंस ले रहे हैं एक तरह से। तो ये होता है लेजेस फेयर, है ना। तो ये लीडरशिप स्टाइल भी होता है, जिसमें लीडर को, मतलब लीडर जो है वो कहता है कि भैया जो करना है करो, कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो ये कैपिटलिस्ट इकनॉमी भी वही है। तो पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स, मतलब चीज़ें अपने आप जो चलती रहेंगी वो अपने आप चलती रहेंगी, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, और इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकनॉमी, ठीक है ना। तो हमें इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में सब कुछ समझना सीखना है। और एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी को मतलब थोड़ा सा आप किन इकनॉमियों से रिलेट कर सकते हो। तो जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हो यूएस इकनॉमी। हालांकि प्रैक्टिकली कोई भी इकनॉमी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट नहीं होती, ना ही सोशलिस्ट होती, लेकिन ये फिर भी थोड़ा क्लोज है, तो इसीलिए एग्जाम्पल लिखे जाते हैं। हालांकि यूएस भी मिक्स्ड इकनॉमी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल में यूएस इकनॉमी लिख देते हैं। या आप साउथ कोरिया लिख सकते हैं, हांगकांग लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह की इकनॉमियाँ जो हैं वो थोड़ा सा कैपिटलिस्ट वाला फ्लेवर रखती हैं। बाकी जब हम ये इकनॉमी पढ़ेंगे तो इसमें अब हमें पढ़ते समय अपने मन में ये सोचना है कि हम सब सेल्फिश लोग हैं। हम सब कैसे लोग हैं? सेल्फिश लोग हैं। और हमारा जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो क्या?
पैसे कमाने, ठीक है। हमारा जन्म हुआ है सिर्फ पैसे कमाने के लिए और हम सब सेल्फिश हैं, है ना। तो इसका एक एग्जांपल आपके साथ ऐसे ही शेयर करता हूँ। तो मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको अचानक यहाँ एक 10 रुपए का नोट नीचे सड़क पे गिरा हुआ नज़र आया और दूसरी तरफ एक आदमी को ट्रक कुचल के चला गया और वो मौत के लिए बस कुछ ही सांसें ले रहा है, उसको अस्पताल छोड़ना है आपको। तो आप किधर भागेंगे? तो आप किधर भागेंगे बताइए? 10 रुपए के नोट की तरफ, ठीक है। ये सोचना है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि मैं आपको अब शिक्षा दे रहा हूँ, ये मतलब कैपिटलिस्ट इकनॉमी की जब तक स्टडी चलेगी तो ये हमें सोचना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं कैपिटलिस्ट की पूरी डिटेल में। तो उसके लिए हम एक टैबुलर फॉर्मेट बनाएंगे बड़ा सा, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाना। और इसमें हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। तीन कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे, फिर मेरिट्स पढ़ेंगे, फिर डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मतलब इस तरह से पूरी इकनॉमी को हम अच्छे से डाइसेक्ट करके एक एक बारीकी समझ लेंगे कि इसके फीचर क्या हैं, इसके कुछ मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। चलो, तो पहले हम फीचर से शुरू करेंगे। तो फीचर्स में लिखना है आपको नंबर 1, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी में हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ मार्क कर लो आप, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये इसका सबसे पहला फीचर होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है बेसिकली कि यहाँ पर इस इकनॉमी में ये अधिकार होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी कह लो कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास होगा। आपका अधिकार होगा कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो किसी ना किसी प्राइवेट ओनर के पास होंगे, क्योंकि इस इकनॉमी में कोई कंट्रोल करने वाला सरकार नाम का चीज़ नहीं होती है। तो इस इकनॉमी में जो राइट है वो क्या है? टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप रख सकते हो, आपके अधिकार होंगे और सारा कंट्रोल आप ही के पास होगा। इसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा फीचर है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इसका मतलब है कि जब इस इकनॉमी में कोई सरकार नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, जब आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि भाई अब आप इंडिपेंडेंट हो, अब आप कुछ भी करो, तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? फ्रीडम। आप कुछ भी कर सकते हो। तो यही इसका फीचर है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, बिजनेस के पास फ्रीडम है। तो इस इकनॉमी में मान लो आपको अल्कोहल बेचना है तो आप बेच सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। आपको सिगरेट बनाकर बेचना है, आप बेच सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि इस इकनॉमी में कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं होती है। तो आपका पूरा फ्रीडम है, आपका पूरा अधिकार है, आपको जो करना है कर सकते हो। आपको बंदूक बनाकर बेचनी है, बेच सकते हो। आपको ड्रग्स बनाकर बेचने हैं, बेच सकते हो। कोई यहाँ पर कंट्रोल करने वाला नहीं है। तीसरा, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। इसी तरह ग्राहकों के पास भी फ्रीडम है, कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो पता चला 5 साल का बच्चा अल्कोहल खरीदने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का बच्चा गुटखा खरीदने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंज्यूमर के पास भी इकोनॉमिक चॉइस है, क्योंकि कोई सरकार ने तो रोक टोक यहाँ लगा नहीं रखी। तो जैसे प्रोड्यूसर्स के पास फ्रीडम है,
कुछ भी बिजनेस करने की तो कंज्यूमर के पास भी इकोनॉमिक चॉइस है, वो कुछ भी खरीदे। हाँ, उनकी अपनी चॉइस है कि भाई हमें जो लेना है हम ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 4, ये तो आपको पहले बता ही दिया था, प्रॉफिट मोटिव। इस इकोनॉमी में मोटिव एक ही है अल्टीमेटली, वो है मुनाफा। तो ये इकोनॉमी जो है ये प्रॉफिट मोटिव पे काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रोड्यूसर यही चाहता है कि भाई हमें प्रॉफिट्स होने चाहिए, हमें पैसे कमाने। तो इकोनॉमी में जब सारे ही लोग ये सोचेंगे तो पूरी इकोनॉमी ही ड्रिवन बाय प्रॉफिट होगी। सब मतलब सोच जब सबकी ऐसी होगी तो फिर इकोनॉमी भी प्रॉफिट ड्रिवन हो जाएगी। तो वो एक बन गया प्रॉफिट मोटिव। 5th फीचर, कंज्यूमर सोवेरेनिटी, SOVEREIGNITY, कंज्यूमर सोवेरेनिटी, सोवर लिख के एनिटी, EIGNITY। तो कंज्यूमर सोवेरेनिटी का क्या मतलब है? कंज्यूमर का तो मतलब ग्राहक है ना, ग्राहक। और सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि ये इकोनॉमी अपने ग्राहक को किंग मानती है, कि ग्राहक जो है भगवान है। तो अगर ग्राहक आया दुकान पे, उसने कहा कि भाई मुझे ड्रग्स चाहिए, तो आप कहोगे ठीक है मैं ला के देता हूँ। तो मतलब आपको तो सामान बेचना है, तो आपके लिए भगवान कौन है? ग्राहक। इस इकोनॉमी में आपको तो प्रॉफिट कमाना है, तो जब आपका मोटिव है पैसे कमाने का, तो आपके लिए भगवान कौन है या किंग कौन है? ग्राहक, कंज्यूमर। तो इस इकोनॉमी में कंज्यूमर जो होता है मतलब वो किंग के समान है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कंज्यूमर सोवेरेनिटी। उसके बाद नंबर 6, कंपटीशन। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हाई, कंपटीशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हाई। अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, लेकिन इस इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत होगा, क्योंकि हम सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो जितने भी दुकानदार हम काम कर रहे हैं, हम सबका प्रॉफिट है प्रॉफिट कमाना। तो फिर ऐसे में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी, ऐसे में कंपटीशन ज़्यादा होगा। मैं चाहूँगा मेरा सामान बिके, आप चाहोगे आपका सामान बिके, हर कोई चाहेगा कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। तो जब इस तरह की होड़ लगेगी तो इसका मतलब कंपटीशन भी फिर थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस इकोनॉमी में कंपटीशन जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। उसके बाद 7th फीचर, ये हमने अभी पढ़ लिया था, नो गवर्नमेंट। यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती, यहाँ पर कोई सरकार नहीं होती, तो इसको बोलते हैं नो गवर्नमेंट। उसके बाद नंबर 8, 8वां फीचर। 8वां फीचर होता है प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये सबसे बड़ा फीचर है इस इकोनॉमी का, कि यहाँ पर जो प्राइजेस होते हैं, दाम होते हैं किसी भी चीज़ के, वो सरकार नहीं बताती, गवर्नमेंट तो क्योंकि होती नहीं है। तो यहाँ पर जो प्राइजेस होते हैं इस इकोनॉमी के अंदर, वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होते हैं, जिसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और वो कैसे होते हैं उसके लिए एक बहुत छोटा सा डायग्राम बना लो आप, इसी के जस्ट नीचे, जो हम आगे भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक सप्लाई कर्व होता है और ये एक डिमांड कर्व होता है। तो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस तरह से हमारे को इकोनॉमी में प्राइस का पता चलता है। तो इसे बोलते हैं मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये इकोनॉमी जो है वो इस प्रकार से प्राइसेस को फाइंड आउट करती है। तो ये छोटा सा डायग्राम आप भी बना लो रेफरेंस के लिए।
तो क्लियर हो गया, सारे फीचर ओके। चलो तो ये 8 फीचर्स थे, तो चलें आगे। चलो अब हमें इनके फ़ायदे लिखने हैं कि चलो अच्छी बात है, ये इकनॉमी है, फीचर्स तो देख लिए, इस इकनॉमी के फ़ायदे क्या हैं। अगर मान लो हम इस इकनॉमी में होते या इस इकनॉमी में अगर कोई भी है तो इस इकनॉमी का फ़ायदा क्या है। तो लिखते हैं नंबर 1, पहला फ़ायदा है सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म। सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म, ये इसमें एक अच्छी बात है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म कि मतलब अपने आप ही प्राइस जो है वो रेगुलेट हो रहा है। कुछ सरकार को या किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप डिमांड और अपने आप सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, तो अपने आप प्राइस जो है वो रेगुलेट हो रहा है। कोई सरकार को देखना नहीं है, किसी को ये सोचना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मार्केट जाएंगे, अपने आप किसी भी चीज़ का दाम पूछेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। तो प्राइसेस जो हैं वो अपने आप यहाँ पर रेगुलेट हो रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा है इस इकनॉमी का। सेकंड, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। अब देखो, अब हम सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। वेरी गुड। तो जब आपका भी मोटिव है प्रॉफिट कमाने का, मेरा भी मोटिव है प्रॉफिट कमाने का, हम सबका मोटिव है प्रॉफिट कमाने का, तो क्या आप जब अपना बिजनेस करोगे तो उसमें काम चोरी करोगे? नहीं, क्योंकि आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो जब किसी भी व्यक्ति का, इंसान का मोटिव होता है पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का, तो वो जुझारूपन से काम करता है, एफिशिएंटली काम करेगा, वो काम चोरी तो नहीं करेगा। उसे को पता है अगर काम चोरी करूँगा तो क्या होगा? अपना ही नुकसान होगा। तो क्योंकि यहाँ मोटिव ही प्रॉफिट है, तो इसीलिए इस इकनॉमी में हमें ग्रेटर एफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये इकनॉमी जो है एफिशिएंट ज़्यादा होती है, यहाँ के लोग काम मेहनत से करते हैं, क्योंकि इन सब लोगों की सोच क्या है? पैसे कमाने। तो पैसे कमाने तो एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, और यही इनका काम करने का एक इंसेंटिव होता है। इनको काम करने का मोटिवेशन क्या होता है? कि पैसे कमाने। तो इस इकनॉमी में ये एक अच्छी बात है कि भाई मुझे लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि बच्चों काम करो, आप खुद ही काम करोगे, क्योंकि आप सबका मोटिव क्या है? पैसे कमाने, प्रॉफिट कमाना है ना। तो ये एक अच्छी बात हो गई। तीसरा मेरिट, नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर। इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर। अब यूएस है ना, हमने एग्जाम्पल में भी लिखा, तो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा फास्ट है। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर वो प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी है। जब प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी होगी, लोग मेहनत से काम करेंगे, सारी ही जनता जब मेहनत से काम करेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ भी क्या होगी? फास्ट होगी, है ना। तो लोग, जो देश की जनता होती है, वो कितना अच्छा काम कर रही है, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ फास्ट या स्लो होगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी फास्ट होती है, क्योंकि सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं। फोर्थ, और क्या मेरिट है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब है कि जब हम सबका मोटिव है प्रॉफिट कमाने का, है ना, तो आप भी अपने बिजनेस में अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे या अच्छे से यूज़ करोगे? अच्छे से यूज़ करोगे ना, क्योंकि आपका मोटिव है पैसे कमाने। तो जब हमारा मोटिव है पैसा अच्छा कमाना है, प्रॉफिट कमाने का, तो हर बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल तरीके से सोच समझ के ही यूज़ करेगा, वेस्ट तो नहीं करेगा।
तो ये भी मतलब एक फ़ायदा हो गया कि इकनॉमी में रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं, ऑप्टिमम तरीके से यूज़ होते हैं, क्योंकि सबकी सोच अपने रिसोर्स से पैसा कमाने की होती है। और क्या फ़ायदा होगा, चलो एक आप ऐसी हिंट दे रहा हूँ, फिर दिमाग लगाओ। अगर कंपटीशन हाई है तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को, बिल्कुल सही। तो पांचवा बेनिफिट यही है कि कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हर कोई कॉम्पीट कर रहा है, तो हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है, तो कंज्यूमर को अच्छा सामान सस्ते में मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यही अगर कंपटीशन ना हो, खाली मोनोपोली हो, एक ही आदमी बेच रहा है सामान, तो फिर तो वो महंगा बेचेगा। लेकिन यहाँ पर इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं, और सबको अच्छा करना है, तो सबके बीच कंपटीशन इतना है, तो ऐसे में ग्राहक का फ़ायदा हो जाता है, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड। उसके बाद नंबर 6 बेनिफिट, वो हमने फीचर में लिख ही लिया था, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको आज़ादी रहती है यहाँ पे कुछ भी बनाने की, कुछ भी खर्च करने की। तो प्रोड्यूसर को भी आज़ादी है, कंज्यूमर को भी आज़ादी है, जो हमने फीचर में लिखा भी था, फ्रीडम ऑफ चॉइस। उसके बाद नंबर 7, सातवां मेरिट क्या है इस इकोनॉमी का? इट रिवॉर्ड्स men of initiative and punishes inefficient. It rewards men of initiative and punishes inefficient. तो देखो ये इकोनॉमी जो है ये रिवॉर्ड भी देती है ना, रिवॉर्ड भी देती है, और ये पनिशमेंट भी देती है, पनिश भी करती है। तो मान लो इस इकोनॉमी में हम सबका मान लो जन्म मान लो किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता, तो उस इकोनॉमी में हमें रिवॉर्ड भी मिलता, लेकिन रिवॉर्ड कब मिलता? अगर हम मैन ऑफ इनिशिएटिव होते, मतलब हम ऐसे व्यक्ति होते जो इनिशिएट करता है, जो स्टार्ट करता है, या जो अच्छा काम करता है, उसको ये इकोनॉमी रिवॉर्ड करती है। लेकिन अगर हम नाकारा होते, अगर हम निकम्मे होते, अगर हम कामचोर होते, जैसे कि अभी हम हैं, तो फिर ये इकोनॉमी क्या करेगी? पनिश करेगी, क्योंकि इस इकोनॉमी में नाकाराओं निकम्मों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है वो तो प्रॉफिट ड्रिवन है। अब आप बैठे हो हाथ पे हाथ रखे, मैं तो 11 बजे सो के उठूँगा, 2 बजे ऑफिस जाऊँगा, 5 बजे आ जाऊँगा, तो इसका मतलब फिर ये इकोनॉमी में आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर बाकी लोग तो आगे निकल जाएंगे। तो ये इकोनॉमी रिवॉर्ड भी देती है जो मैन ऑफ इनिशिएटिव्स हैं, जो काम करते हैं अच्छे से, और पनिश भी करती है जो इनएफिशिएंट है। तो ये अंग्रेज़ी है बेसिकली। समझ आ गया कि क्या है इसका पॉइंट कमी नहीं। उसके बाद 8th मेरिट, लास्ट मेरिट, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज देयर। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज देयर, ये भी इस इकनॉमी की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क मिलता है। अब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मतलब सबके पास राइट्स हैं, सबके पास आज़ादी है, भाई कोई नियंत्रण नहीं कर रहा। अब मान लो कोई सरकार होती, सरकार कहती वो वहाँ नहीं जाना, सरकार कहती काला रंग नहीं पहनना, सरकार कहती काले रंग पे बैन है, सरकार कहती लाओ 100 रुपये मुझे दो, तो इसका मतलब तो तानाशाही चल रही है या रूल्स हो गए। तो जहाँ पर रूल्स ही रूल्स होंगे, इसका मतलब वहाँ पर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क कम हो गया। लेकिन इस इकनॉमी में सरकार तो कोई है नहीं, तो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मतलब है आज़ादी। प्रोड्यूसर्स के पास भी पूरी आज़ादी है, कंज्यूमर्स के पास भी पूरी आज़ादी है, तो इसका मतलब कैसा फ्रेमवर्क है? डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है। तो ये भी इस इकनॉमी का एक मेरिट हो गया कि यहाँ पर कोई
रूल्स नहीं है, यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, तो यहाँ पर एक तरह से फ्रीडम है, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो क्लियर हो गए मेरिट्स सारे पॉइंट्स। अब चलते हैं डीमेरिट्स पर। अब इस इकोनॉमी के नुकसान क्या हैं, तो डीमेरिट्स लिखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है इनइक्वालिटी। इस इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है इनइक्वालिटी। इसके नीचे आप लिख भी सकते हो एरो डाल के, 2 क्लासेस ऑफ सोसाइटी। ये समाज को 2 हिस्सों में बांट देता है। इस तरह की इकोनॉमी में फिर समाज बंट जाता है। अब कैसे बंट जाता है? 2 क्लासेस ऑफ सोसाइटी कौन होते हैं भाई? ये देखो, ये लोग तो खुश हैं, इनके हाथ ऊपर हैं, ये दुखी हैं, इनके हाथ नीचे हैं। तो ये इकनॉमी समाज को 2 हिस्सों में बांट देती है, इनइक्वालिटी कर देती है। कुछ को बहुत अच्छा मिल जाता है, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो जिनको बहुत अच्छा मिल जाता है या जिनके हाथ ऊपर हैं, उनको क्या बोलते हैं? मतलब रिच कह देते हैं ना, और जिनको नहीं मिल पाया उनको पुअर कह देते। तो लेकिन हमें रिच और पुअर नहीं लिखना, इसके शब्द कुछ और हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके शब्द हैं हैव्स, HAVES, हैव्स, और उनका शब्द है हैव नॉट्स। मन में रिच पुअर सोच लेना, लेकिन MCQ क्वेश्चन के हिसाब से तो ये वर्ड होते हैं हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स का मतलब है जिनके पास है, और हैव नॉट्स मतलब जिनके पास नहीं है। तो ये मतलब होता है ना। मन में चाहे अमीर गरीब सोच लो, लेकिन वैसे ऑप्शन में नहीं आएगा। तो हैव्स और हैव्स नॉट्स। तो इस इकनॉमी में बस यही एक बड़ी दिक्कत है मेन पहली, कि यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत होती है इस इकनॉमी में। तो रिच जो है वो तो बहुत रिच हो जाएगा, पुअर को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबका मोटिव पैसे कमाने का है, सोशल वेलफेयर का तो है नहीं। तो इस इकनॉमी में इसीलिए इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है। दूसरा डीमेरिट, प्रॉपर्टी राइट्स ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स। तो ये वही एग्जाम्पल जो आपको समझाया था कि एक तरफ 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ है और एक तरफ एक इंसान मरने वाला है, ठीक है? तो आप किधर भागोगे? किधर? 10 रुपए के नोट की तरफ भागोगे, है ना? तो देखो, इसी बात को शब्दों में कैसे बयां किया गया है कि प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा प्यारी हैं, ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स। इंसान मरे उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए इस बात को क्या बोल दिया? प्रॉपर्टी राइट्स ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स। तो ये भी एक डीमेरिट हो गया। उसके बाद नंबर 3, तीसरा डीमेरिट, डिमांड पैटर्न does not represent real needs of society। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, डिमांड पैटर्न डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब इस इकनॉमी में आप डिमांड पैटर्न को देखकर कभी भी रियल नीड्स का पता नहीं लगा सकते। अब इसका एग्जांपल दे देता हूँ। अब इस इकनॉमी में डिमांड पैटर्न जो है वो क्या होगा, ऐसी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मान लो यहाँ पर लोग क्या डिमांड कर रहे हैं भाई, कोई कह रहा है मुझे कोकेन चाहिए, हाँ ड्रग्स चाहिए, कोई कह रहा है मुझे तो अल्कोहल चाहिए। मतलब जो गंदी चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, वो ज़्यादा आकर्षक लगती हैं ना, तो
यहाँ पर डिमांड पैटर्न क्या होगा, इन सब चीज़ों का होगा लेट से, क्योंकि यहाँ पर रोक टोक तो कोई है नहीं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों की डिमांड को देखोगे कि अच्छा ये तो सारे लोग अल्कोहल की डिमांड कर रहे हैं, ये तो सारे लोग ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वो रियल नीड्स हैं सोसाइटी की? नहीं है ना, वो रियल नीड्स तो नहीं है ना सोसाइटी की रियल नीड्स हैं कि इनको हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, अनाज, ये चीज़ें चाहिए, लेकिन इंसान इनकी डिमांड नहीं करता। इस इकनॉमी में डिमांड किन चीज़ों की होती है? उल्टी चीज़ों की ज़्यादा होती है, क्योंकि रोक टोक कुछ नहीं है ना। मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी आटा या चावल ये नहीं खरीदना चाहेगा, वो भी क्या चाहेगा? ये सब चीज़ें, क्योंकि उसको पता है कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। तो इस इकनॉमी में जो डिमांड पैटर्न होती है वो समाज की सही ज़रूरत नहीं दिखा रही होती, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को इसलिए इंग्लिश में लिखा है कि डिमांड पैटर्न डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की रियल नीड्स कुछ और होंगी, लेकिन लोग डिमांड कुछ और कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मतलब इस इकनॉमी में ये भी एक ड्रॉबैक है या डीमेरिट है कि डिमांड कुछ हो रही है पर रियल नीड्स कुछ और हो। उसके बाद चौथा डीमेरिट, ये आपके लिए खतरा है। मतलब अगर आप कैपिटलिस्ट इकनॉमी में काम करते हो तो नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आप कामचोर हो, आप निकम्मे हो, आप नाकारा हो, तो सोशलिस्ट इकनॉमी में तो चल जाएगा, आप कह दोगे भाई मैं तो सरकारी बाबू हूँ, मुझे तो कोई नौकरी से निकालेगा नहीं, है ना। लेकिन कैपिटलिस्ट इकनॉमी में वहाँ पे तो भैया प्रॉफिट ड्रिवन इकनॉमी है, तो आपने अगर काम चोरी करी, आपने काम नहीं करा तो टाटा बाय। तो इस इकनॉमी में ये एक ड्रॉबैक है कि भाई एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो हर प्रोड्यूसर प्रॉफिट जो कमाना चाहता है वो उसी को नौकरी पे रखेगा जो उसके लिए अच्छे से मेहनत करे, है ना, ज़्यादा एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। तो यहाँ पर नौकरी का भरोसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, कब किसको निकाल दें, कब किसको रख लें, थोड़ा रह सकता है। नंबर 5, पांचवा डीमेरिट, कंज्यूमर सोवरेनिटी। फिर से वही शब्द लिखना है, सोवरेनिटी, SOVERIEIGNITY। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज मिथ। सर ये क्या कह रहे हो? कंज्यूमर सोवरेनिटी एक छलावा है। तो सर अभी तो आप कह रहे थे कंज्यूमर भगवान है, अभी उधर फीचर में जब हमने लिखा था कंज्यूमर सोवरेनिटी, तब हमने क्या लिखा था? देखो कंज्यूमर सोवरेनिटी में कि कंज्यूमर क्या है? किंग है, कंज्यूमर भगवान है। और अब हम यहाँ पर डीमेरिट में कह रहे हैं कि कंज्यूमर सोवरेनिटी तो मात्र एक मिथ है, छलावा है, धोखा है, ऐसा नहीं है। तो आप बताओ ऐसा क्यों नहीं है? मतलब आपकी क्या सोच है इस पर? कि थोड़ी देर पहले तो हमने इस इकनॉमी को जितना अभी तक समझा, हमने कहा कि कंज्यूमर किंग है, जो वो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। आप जिस चीज़ की डिमांड करोगे मैं वही बनाऊंगा। आप कह रहे हो कि सर हमें अल्कोहल चाहिए, मैं वही बनाऊंगा। आप कह रहे हो मुझे शूज़ लेने, मैं वही बनाऊंगा। तो आप किंग हो, ये भी फीचर है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो किंग विंग वाली बातें ये तो ऐसी मिथ है। तो इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्यों कहते हैं। इस इकनॉमी में क्योंकि मेरा और सबका मोटिव प्रॉफिट कमाने का है, तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा धोखा भी कंज्यूमर को देते हैं। हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत सामान भी कंज्यूमर को बेचेंगे। हम यहाँ पर अपने सामान में सबसे ज़्यादा मिलावट करके भी कंज्यूमर को ही चेपेंगे। तो मतलब यहाँ पर हम मोटिव क्योंकि पैसा कमाने का है, तो हम सारा गंदा सामान, सारी धांधलेबाजी, सारा धोखा भी किसको देंगे? कंज्यूमर को देंगे। तो इसीलिए इस बात को प्रूफ करने के लिए डीमेरिट की तरह लिखा गया कि कंज्यूमर सोवरेनिटी तो मात्र एक मिथ है। एक्चुअल में इस इकनॉमी में तो उल्टा कंज्यूमर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको धोखे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब एडल्टरेटेड फूड मिलता है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये डीमेरिट की तरह यहाँ पे लिखवाया गया कि कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या है? एक मिथ है। समझ गए कि क्यों लिखवाया? इस वजह से। उसके बाद नंबर 6, और क्या डीमेरिट है और क्या नुकसान है इस इकनॉमी का? लेस ऑफ
merit goods, less of merit goods। merit goods कौन से होते हैं? जो समाज को ओवरऑल फ़ायदा देते हैं, समाज की भलाई के लिए। एजुकेशन या हेल्थ, ये लिख लो आप, एजुकेशन या हेल्थ। अब इस इकोनॉमी में ऑब्वियसली आपको क्या लगता है, स्कूल्स खोलने पर ज़्यादा फोकस होगा, है ना? नहीं, उसमें प्रोड्यूसर को लगेगा कि प्रॉफिट नहीं है। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ देने में भी उन्हें लगेगा कि प्रॉफिट नहीं है। तो आम तौर पे ऐसी इकोनॉमियों में मेरिट गुड्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि सरकार तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर मेरिट गुड्स थोड़े से कम होते हैं, कमी होती है, तो इसलिए इसको लिखा है लेस ऑफ मेरिट गुड्स। उसके बाद 7 डीमेरिट लास्ट, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड formulation of monopolies and formulation of monopolies, ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है इस तरह की इकोनॉमी का। 2 डीमेरिट्स हो गए इनफैक्ट। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, आर्थिक उठापटक। तो अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ ऑब्जर्व करोगे तो यूएस में आपको ज़्यादा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी दिखेगी, इंडिया में कम। यूएस में आप सुनते हो जॉब से निकाल दिया बहुत सारे लोगों को, इस तरह की न्यूज़ आप ज़्यादा सुनते होंगे। इंडिया में थोड़ा सा कम। बूम आ गया, रिसेशन आ गया, ये सब चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा सुनते हो, इंडिया में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम, है ना? तो इस तरह की इकोनॉमी में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी है। तो कभी बिजनेस अच्छा कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर ख़राब हुआ तो बहुत तेज़ी से ख़राब होगा, मतलब ऊपर जाएंगे तो भी फास्ट, नीचे जाएंगे तो भी फास्ट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, सरकार है नहीं जो कंट्रोल कर ले। और फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपॉलीज़, फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपॉलीज़ का मतलब है कि भाई अब यहाँ पर हम सबका मोटिव तो प्रॉफिट कमाने का है, तो यहाँ पर कई बार संगठन बन जाते हैं, मोनोपॉली बन जाती है। मान लो इस पूरे मार्केट में सिर्फ 4 दुकानदार हैं, 4 प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये चारों क्या करेंगे, ये चारों सोचेंगे हम सब मिलकर एक हो जाते हैं, और हम सब मिलकर जब एक हो जाएंगे तो मिलकर कस्टमर्स को चूना लगाएंगे और इनको जमकर लूटेंगे, है ना? यही होगा भाई। अगर चारों अलग अलग हैं तो फिर हो सकता है आपस में लड़ें। अब ये चारों क्या करते हैं, चारों कहते हैं हम सब मिलकर एक हो जाते हैं, आपस में क्यों लड़ाई करनी, और हम सब मिलकर इन सब कस्टमरों को बेवकूफ़ बनाएंगे और इनको लूटेंगे मिलकर। अब सरकार तो यहाँ है नहीं, कौन रोकेगा भाई? क्या आप मोनोपोली रोक लोगे? नहीं, सरकार तो है नहीं, तो रूल्स कोई है नहीं। तो ये एक दिक्कत होती है इस तरह की इकोनॉमी में कि मोनोपोलियाँ भी बन जाती हैं। तो समझ आ गया मोनोपोली का क्या मतलब होता है, कि भाई एकता में शक्ति है, जो बचपन में कविता सुनाते थे ना वो, कि भाई मोनोपोलियाँ बन जाती हैं। तो देखो समझ आई पहले आपको पूरी स्टोरी, तो अच्छे से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पूरा समझ आया ना कि क्या है। अब वो कर दो। चलो तो अब नए पेज पे लिखते हैं, दूसरे सितारा डाल के अब दूसरी तरह की इकोनॉमी लिख लेते हैं। तो इसमें आप सेकंड सितारा डाल के लिखना नए पेज पर। अब है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम इस तरह की इकोनॉमी की पूरी स्टडी करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके भी कुछ दूसरे नाम हैं, वो लिख लेते हैं। एक होता है कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी।
और एक होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये इसके दूसरे नाम हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। बाकी ये सोशलिस्ट इकनॉमी जो है, इसका ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ेंगे, सोशलिस्ट इकनॉमी, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली दो लोगों ने प्रोपाउंडेड का मतलब होता है एक तरह से, मतलब इसके बारे में बताना लोगों को, लिखना इसके बारे में, ये डिस्कवर करना समझ लो। प्रोपाउंडेड बाय, दो लोगों ने करा था, दोनों के नाम याद रखने हैं। तो प्रोपाउंडेड बाय, दोनों का नाम याद रखना है, हाईलाइट कर लेते हैं इसीलिए। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम शायद आपने सुना हो कभी, है ना, इनकी कोई किताबें भी पढ़ते होंगे आप। कहाँ सुना था? हाँ, कार्ल मार्क्स, क्योंकि इन्होंने किताब भी लिखी थी, बिल्कुल सही, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, कार्ल मार्क्स। और फ्रेडरिक FREDERIC एंजल्स, ENGELS। तो ये जो सोशलिस्ट इकनॉमी का फंडा हम मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि भैया तानाशाही एक तरह से कह सकते हो, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें रूल्स होंगे, इसमें बिल्कुल उसका उल्टा, इसमें मतलब एक अथॉरिटी होगी, है ना, इसमें सबके ऊपर एक बैठा होगा बड़ा आदमी, बॉस, अथॉरिटी। अब चाहे उसको आप सरकार नाम दे दो, है ना, इसके एग्जांपल्स भी अभी लिखवा देता हूँ चलो बादल में, कि भाई इस तरह की इकनॉमी को अगर देखना हो थोड़ा सा क्लोजली, तो आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तो शायद आपने सुना ही होगा, है ना, तो उसमें है ना रूल्स हैं भाई, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, हर जगह के मतलब 100 तरह के रूल्स हैं। तो ऊपर एक बैठा है, अथॉरिटी बैठी है ना, नॉर्थ कोरिया। चाइना भी कह सकते हो आप, क्लोज है थोड़ा थोड़ा। और अर्लियर USSR, अब तो खैर ख़त्म हो गया USSR, 1990s में टूट गए, लेकिन मतलब जो पहले जो USSR हुआ करता था वो भी एक तरह से ये इसी का उदाहरण है कि भैया अथॉरिटी है, रूल है, फॉलो करना है सबको। और कार्ल मार्क्स वाली बात लिख लेते हैं एरो डाल के, कि कार्ल मार्क्स भाई ने एक किताब लिखी थी, तो वो हमें पता होना चाहिए। इस किताब का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में, है ना, तो ये नाम याद रखना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। थोड़े से कम होते हैं प्रियांशु भाई, बाकी यूएस भी मिक्स्ड ही है वैसे तो, मैंने बताया था, वो तो एक फीचर है बस। तो ये सब जो एग्जांपल्स, ये सब जो फीचर्स हम पढ़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको दिल पे मत लगाना। प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं कि सारे फीचर बिल्कुल फिट हो जाएं हर इकनॉमी में। कई बार एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर यूएस में तो एजुकेशन अच्छी है, तो आप कैसे कह रहे थे कि यूएस में मेरिट गुड कम है? तो ऐसा नहीं है कि हर एक फीचर बिल्कुल, अब जो हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे, मान लो अब आप बिल्कुल एक एक फीचर को फिट करो कि अरे सर ये तो चाइना में तो हो नहीं रहा, है ना, या आप कह दो सर ये तो नॉर्थ कोरिया में हो नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, ये तो एक स्टडी है। और ये जो एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं ना, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये क्लोज हैं इसके, और हो सकता है कुछ फीचर्स ही मैच करें, कुछ ना करें। तो ऐसा बिल्कुल दिल पे मत लगा लेना कि ये जो हम लिख रहे हैं बिल्कुल पत्थर की लकीर है और सारी इकनॉमियों से वर्ड बाय वर्ड मैच करेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये एक फीचर है कि भाई इस तरह की इकनॉमिया में होता क्या है या क्या हो सकता है, किस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी, वो होगा।
बाकी अब हम इसकी स्टडी जब करेंगे तो एक माइंडसेट लेकर चलते हैं कि मान लो आप सड़क पर जा रहे हो, ठीक है, और एक आदमी के पैर में हल्की सी मोच आ गई और इधर 500 करोड़ रुपए रखे हैं, तो आप किधर भागोगे? आपको उसकी मोच ठीक करने जाना है, ठीक है, उसके पैर की मोच ठीक करने के लिए उसको अस्पताल लेकर जाना है, ठीक है। तो क्लियर है भाइयों बहनों? तो ये सोचना है आपको। तो इस इकनॉमी में हम सबका मोटिव क्या है? सोशल और पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है, मतलब हमारे पैसों की तरफ हमारा कोई मोह नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ हमारे लिए हाथ की मैल है और हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सोच क्या है? हमारा जन्म क्यों हुआ है? सिर्फ समाज की भलाई करने के लिए, ठीक है, ये हमारी सोच है। चलो, तो यही सोचना है, तभी फीचर्स फिट बैठेंगे। अगर सोच चेंज कर ली, अपनी गंदी वाली ले आए वापस, तो फीचर फिट नहीं होंगे फिर। चलो, तो वही करते हैं। तो अब हम इस इकनॉमी की स्टडी करते हैं। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपने कैपिटलिस्ट पढ़ ली ना, तो अब बिल्कुल उसके उल्टा उल्टा चलता रहेगा मोटा मोटा, तो आपको बड़ा इजी लगेगा। तो फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। और वही टैबुलर फॉर्मेट बना लेना एक बड़ा सा। तो पहले हम फीचर्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसी में से मेरिट डीमेरिट लिख लेंगे। तो पहले फीचर्स में लिखते हैं नंबर 1। अब उसमें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, इसमें हमको लिखना है फीचर्स में पहला है कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब ये है कि यहाँ पर कभी भी सरकार, क्योंकि यहाँ पर एक अथॉरिटी होती है, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी कि सारे रिसोर्स या सारा कंट्रोल किसी एक ओनर के पास हो। इस इकनॉमी में ऐसा होना मुश्किल है कि एक आदमी ही बहुत रिच है या 2 आदमी ही बहुत रिच है जो ज़्यादा ओनरशिप रख रहे हैं, नहीं। यहाँ पर सरकार, क्योंकि मोटिव होता है कि भाई हमें समाज की भलाई रखनी है, सबका मतलब ध्यान रखना है, तो वो किसी एक को कभी भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा मोटिव क्या होगा? समाज की भलाई करनी है, कि सबको समान रखें, सबको मतलब बराबर रखें जितना हो सके। तो यहाँ पर इसीलिए रिसोर्सेज जो होते हैं, ओनरशिप जो होती है, वो मिलजुल कर सभी को दी जाती है। यहाँ पर ये मतलब है कलेक्टिव ओनरशिप इस इकनॉमी में, समझ गए? क्योंकि यहाँ का मोटिव पैसा कमाने का नहीं है, यहाँ का मोटिव है समाज की भलाई करना। और समाज की भलाई कब होगी? जब सब लोग समान होंगे, भेदभाव नहीं होगा। तो इसको इसलिए बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। दूसरा फीचर होता है इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ पर प्लानिंग की जाती है, यहाँ पर प्लान्स बनाए जाते हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी को चलाने के लिए प्लानिंग की जाती है ना। तो आपने शायद सुना भी होगा, इंडिया में भी करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तीसरा फीचर, नो कंज्यूमर चॉइस। अब वहाँ पे तो फ्रीडम थी, कंज्यूमर के पास कुछ भी खरीद लो। अब नॉर्थ कोरिया में जाओ, खरीदो कोकेन, है ना, तो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नहीं है चॉइस, है ना। तो ऐसी इकोनॉमीज़ में जहाँ पर नियंत्रण रखा जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, एक सरकार है जो चीज़ें डिसाइड कर रही है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो फिर वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कभी भी गलत चीज़ या फ्रीडम नहीं देगी।
है ना। तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होती, नो कंज्यूमर चॉइस। फोर्थ फीचर, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरकार का मोटिव है समाज की भलाई करना, तो समाज की भलाई के लिए सरकार इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रखना चाहेगी, इक्वल रखना चाहिए, अमीर गरीब का भेदभाव कम होगा, है ना। फिफ्थ, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का बिल्कुल कम से कम रोल होगा, न्यूनतम रोल होगा। और प्राइस मैकेनिज्म समझ गए क्या होता है, वही ब्रैकेट में लिख लो, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जो आपने ऊपर बनाया था ना उसमें। अब उसमें तो पूरा रोल होता है डिमांड एंड सप्लाई का, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का बहुत कम रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सरकार डिसाइड करती है इस इकनॉमी में। तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया फिर तो कंज्यूमर फिर से कहेगा मुझे कोकेन चाहिए या ड्रग्स चाहिए या अल्कोहल चाहिए। तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई का बहुत ना के बराबर रोल होता है, प्राइस मैकेनिज्म बहुत कम होता है इस इकनॉमी के अंदर। सिक्स्थ, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। इस इकनॉमी में कंपटीशन भी नहीं होगा। बताओ कंपटीशन क्यों नहीं होगा? एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और फिर जब हमारा मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट का, हम सब तो क्या सोच रहे हैं, वेलफेयर करना है। तो भाई जब हम सोच ही रहे हैं कि समाज की भलाई करनी है हमको, तो हमारा तो जन्म इसलिए हुआ है, तो अब ऐसे में क्या कॉम्पीट करेंगे हम, क्या प्रतिस्पर्धा करेंगे, है ना। भाई मान लो आपकी सोच ये हो जाए कि भाई मुझे पैसे तो कमाने ही नहीं है, तो फिर आप कॉम्पीट क्या ही करोगे किसी से, कोई नहीं करोगे। तो आपका फीलिंग कंपटीशन का होगा ही नहीं, क्योंकि आपका मोटिव ही नहीं है वो, आपका मोटिव तो सोशल वेलफेयर का है। और सेवंथ जो हमने पढ़ लिया, ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर मोटिव। इस इकनॉमी में जो मेन मोटिव होता है, या ये जो इकनॉमी है, ये जो ड्रिवन होती है, ये सोशल वेलफेयर मोटिव से ड्रिवन होती है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है इकनॉमी का जन कल्याण करने का, कि भैया समाज की भलाई करनी है, पैसे नहीं कमाने। तो समझ आ गया फीचर? तो फीचर इसमें यही 7 फीचर्स ही हैं, सिंपल। अब इसके कुछ मेरिट्स लिख लेते हैं, इस इकनॉमी में फ़ायदा क्या है। बताओ समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो मेरिट बताओ, एक ही मेरिट, एक बड़ा मेरिट बताओ इस इकनॉमी का। हाँ बिल्कुल सही। तो एक तो हो गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस इकनॉमी का ये फ़ायदा है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर सा रहेगा, अमीर गरीब में भेदभाव कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबको बराबर लेकर चलती है सरकार, सबको बराबर रखने की कोशिश करती है सरकार। तो इसीलिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल सा रहेगा, इक्विटेबल रहेगा। दूसरा फायदा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होगा वो बैलेंस्ड होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन तो बहुत डेवलप कर गया, अमीर बहुत अच्छे हो गए, गरीब रह गए, ऐसा नहीं होगा।
बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब होता है जब समाज के हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेवलप करे, तो उस डेवलपमेंट को कहते हैं बैलेंस डेवलपमेंट, है ना। तो क्लास में मतलब एक बच्चे के 100 आ गए, 100 में से 100, बाकी 90 बच्चे फेल हो गए, तो ये बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है। सब जने 75 मार्क्स ला रहे हैं, पहले 40 लाते थे, तो हम इसको कहेंगे बैलेंस डेवलपमेंट। तो सेम चीज़ कंट्री और इकोनॉमी के अंदर है, तो इस इकोनॉमी में डेवलपमेंट थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेगा। तीसरा, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट। इस इकोनॉमी में एडवर्टाइजमेंट पर कोई वेस्ट नहीं करेगा रिसोर्स। बताओ क्यों वेस्ट नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट पर कोई रिसोर्स? क्योंकि कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए काम ही नहीं कर रहे। अब हम एडवर्टाइज क्या करेंगे भाई, हम सबका मोटिव है समाज की भलाई करना, तो हम क्या एडवर्टाइज करेंगे कि अगर आपके पैर में मोच आ गई तो मुझे बुलाना, या अगर आपको दर्द हो तो मैं आऊँगा पहले। तो हम क्या एडवर्टाइज करेंगे? हमें कोई सामान तो बेचना नहीं, ना हमें पैसे कमाने। तो इस इकनॉमी में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता, या रिसोर्सेज बहुत कम वेस्ट होते हैं ऑन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहे। फोर्थ फायदा, लेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस फ्लक्चुएशंस। लेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव। तो इस इकनॉमी में फ़ायदा ये है कि बेरोज़गारी कम होगी, क्योंकि कोई नौकरी से तो निकालेगा नहीं, और इसीलिए बिजनेस में भी उतार चढ़ाव कम होंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच ही क्या है कि बिजनेस कर रहे हैं तो अगर कर भी रहे हैं तो पैसे नहीं कमाने के लिए करना, मोटिव ही अलग है। तो जो चल रहा है चलने दो, जीवन शांति से चल रहा है चलने दो, तो उठा पटक कम होगी ऐसे, है ना। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बिजनेस फ्लक्चुएशंस कम होंगे। पांचवा फ़ायदा, यह आपके लिए अच्छी बात है, एंश्योर्स राइट टू वर्क and freedom from hunger, ensures right to work and freedom from hunger। तो इस इकनॉमी में क्योंकि हमें समाज की भलाई करनी है, लोगों की भलाई करनी है, तो यहाँ पर सरकार ये ज़रूर सोचेगी कि सबको काम मिले। तो एंश्योर्स राइट टू वर्क, तो चाहे आप नकारा भी हों तब भी सरकार आपको कुछ काम देगी और आपको भूखे नहीं मरने देगी। तो इसीलिए फ्रीडम फ्रॉम हंगर, तो इस इकनॉमी में हर किसी का ध्यान रखा जाएगा कि भाई काम मिले और भूखा ना मरे। तो इसीलिए यहाँ पर इस इकनॉमी में फ़ायदा है कि आपको काम भी मिलेगा, उसका भी अधिकार मिलेगा, और आप भूखे भी नहीं रहोगे, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। और छठा फायदा भी लिख लेते हैं, लेबरर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। लेबरर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। मजदूरों का शोषण कम होगा यहाँ पे। कैपिटलिस्ट इकनॉमी अगर सोचो दिमाग में, तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में तो मज़दूरों का शोषण बहुत होगा, क्योंकि वहाँ पे तो मोटिव है प्रॉफिट कमाने का। तो वहाँ पे तो मज़दूर से 14-15 घंटे काम करवाएंगे, है ना, शोषण करेंगे, पैसे भी कम देंगे। लेकिन इस इकनॉमी में मज़दूर जो हैं उनका शोषण काफ़ी कम होगा, क्योंकि मोटिव प्रॉफिट का नहीं है और उल्टा भलाई करने का। सरकार भी सोचेगी कि इनका हमें अच्छा करना है, तो इस इकनॉमी में लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तो क्लियर हो गए फ़ायदे। अब इसके कुछ नुकसान बताओ इस इकनॉमी में। इस इकनॉमी का नुकसान क्या होगा? हाँ, इनएफिशिएंसी। जब आपको पता चल जाएगा कि भाई खाने की चिंता नहीं, काम की चिंता नहीं, सरकार दे ही देगी, तो आप क्या हो जाओगे? नकारा, निकम्मे। इनएफिशिएंसी, कॉमा, और क्या हो जाएगा? रेड टेपिज्म।
तो रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है? लाल फीताशाही। हाँ, लाल फीताशाही मतलब बाबू के दफ्तर के चक्कर लगाते रहो, बाबू कह रहा है पहले नोट रखो फाइल पे, उसके बाद जाओ, इसके बाद जाओ, परसों आना, नरसों आना, सब ये लाल फीताशाही होती रहेगी। क्योंकि भाई बाबू को पता है कि भाई पैसे तो मिलने ही है, नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसी इकनॉमी में फिर ये सब बातें थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं, है ना। यही कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती तो उसे डर होता, भैया ये कस्टमर आया है, ये कंप्लेन कर देगा तो नौकरी जाएगी। अब इस इकनॉमी में ना उसे नौकरी जाने का डर, पैसे उसे पता है मिल ही जाने हैं, तो वो इन वहाँ पे लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म चलता रहेगा कि उसके बाद जाओ, इसके बाद जाओ। और वही तीसरा भी इसी का भाई है, करप्शन। तो इस इकनॉमी में थोड़ा सा ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट, क्योंकि इसके फीचर इस तरह के हो गए, क्योंकि सरकार है, सरकार का नियंत्रण है, तो सारे सरकारी बाबू ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे, यही सब करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो इस इकनॉमी में थोड़ा सा ये होने का मतलब एक डीमेरिट हो जाता है। दूसरा डीमेरिट आपने फीचर में लिख रखा है, लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये एक डीमेरिट है कि भाई आपके पास चॉइस की थोड़ी कमी रहेगी। आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं पहन सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मतलब फ्रीडम जो है वो आपको यहाँ पर कम मिलेगी। तो ये भी एक डीमेरिट है। तीसरा डीमेरिट है, नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क in form of profit. No incentive for hard work in form of profit. अब ये इकनॉमी प्रॉफिट ड्रिवन तो है नहीं। इस इकनॉमी में तो सोच है भाई ठीक है समाज की सेवा करनी है। अब आप मेहनती हो, आप गलती से इस इकनॉमी में पैदा हो गए, आप 16 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये इकनॉमी आपको कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं देगी, क्योंकि इस इकनॉमी में आपके अकेले काम करने से तो क्या ही हो जाएगा, या मतलब आप कर भी रहे हो काम अच्छा ज़्यादा तो कोई इंसेंटिव नहीं है ना, क्योंकि आपका मोटिव तो है नहीं पैसा ज़्यादा कमाने का। तो इस इकनॉमी में रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको जितना कैपिटलिस्ट में मिलेंगे। तो ये भी एक डीमेरिट हो गया कि नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। और इसी तरह चौथा डीमेरिट है, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का मतलब होता है कि हर चीज़ का जो दाम है, हर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, निर्धारित होंगे। तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई से कुछ नहीं होगा, तो हर दाम एडमिनिस्टर्ड है। एडमिनिस्टर्ड मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो ये भी कई बार डीमेरिट हो जाता है। प्रोड्यूसर कहता है यार मैंने इतनी मेहनत से ये फ़ोन बनाया और सरकार कह रही है इसको तो 500 रुपये में बेच दो, तो दिक्कत हो जाती है, कई बार डीमेरिट हो जाता है प्रोड्यूसर पे। और पांचवा डीमेरिट होता है, इसमें 5 ही डीमेरिट है, वो है स्टेट मोनोपोलीज, जो खतरनाक बात है, स्टेट मोनोपोलीज। अगर मान लो सरकार ही मोनोपोली बना ले, सरकार ही ये सोच ले कि चलो अब इन सबको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेट से, तो जो अथॉरिटी है, स्टेट का मतलब यहाँ पर है जो अथॉरिटी है, तो अगर वो ही मोनोपोली क्रिएट कर ले अपनी, तो फिर मतलब एक डीमेरिट भी बन सकता है। फिर ये इकनॉमी खतरनाक हो सकती है ना। भाई जो ऊपर शासक है अगर वो सबके बारे में अच्छा सोच रहा है तो अच्छी बात है, और अगर उसने ही शासक नहीं सोच लिया, स्टेट नहीं सोच लिया, मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर ये इकनॉमी उतनी ही खतरनाक भी हो जाएगी, क्योंकि इस इकनॉमी में डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क तो है नहीं, चॉइस तो किसी के पास है नहीं, तो ये फिर एक डीमेरिट भी बन सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट मोनोपोलीज। तो क्लियर हो गए पहले? ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो हम ना कैपिटलिस्ट होते ना सोशलिस्ट होते। तो अब हम एक बड़ा सा बादल बनाते हैं इसके नीचे,
कि एक्चुअल में या प्रैक्टिकली तो सारी इकनॉमियाँ कैसी इकनॉमियाँ होती हैं, मिक्स्ड इकनॉमियाँ होती हैं। तो मिक्स्ड में हमें कुछ भी नहीं लिखना, तो मिक्स्ड इकनॉमी तो बस आप बादल में लिखना पहले तो, और मिक्स्ड इकनॉमी का मतलब है कि इसमें कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं। तो प्रैक्टिकली सारी इकनॉमियाँ ऑलमोस्ट मिक्स्ड इकनॉमियाँ होती हैं। तो ये अपने आप में कोई ऐसी इकनॉमी नहीं है कि भाई अलग से कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो मिक्स्ड का मतलब होता है, अभी नीचे लिखेंगे भी, कि इसमें कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी, दोनों ही इकनॉमियों के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको मिला दिया जाता है, तो वो मिक्स्ड बन जाती है। तो बस इसमें इसीलिए 3 सेक्टर पाए जाते हैं। तो पहला लिख लेते हैं नाम, प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर, और तीसरा कंबाइंड सेक्टर। तो इसका मतलब समझा देता हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब तो क्या हो गया कि भाई मान लो कोई ऐसी कंपनी जिसमें 100% हिस्सेदारी किसकी है, प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी एंटरप्रेन्योर की है ना, वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब हो गया जिसमें मान लो 100% हिस्सेदारी किसकी है, सरकार की, गवर्नमेंट की। और कंबाइंड सेक्टर ऐसा हो गया कि भाई कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइवेट भी है और थोड़ा सा सरकार का भी हिस्सा है, तो वो कंबाइंड सेक्टर हो गया। तो ये इकनॉमी को मिक्स्ड इकनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट के पास भी पावर्स हैं, कहीं कहीं पे सरकार के पास भी पावर्स हैं, कुछ डिसीजन सरकार लेती है, कुछ डिसीजंस मार्केट लेता है। तो मतलब इसमें बस हमें एक ही लाइन लिखनी है इस इकनॉमी के बारे में, ना कोई फीचर लिखने, ना कोई मेरिट लिखना, ना कोई डीमेरिट लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि लिखो कि मिक्स्ड इकनॉमी का मतलब है बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। तो मिक्स्ड इकनॉमी अपने आप में मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये कोई इकनॉमी है, ये तो एक हमारा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि कुछ फीचर्स हमने कैपिटलिस्ट के जो अच्छे लगे वो ले लिए, कुछ फीचर्स जो सोशलिस्ट के अच्छे लगे वो ले लिए, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो वो हम कह रहे हैं मिक्स्ड इकनॉमी। है ना। तो मिक्स्ड इकनॉमी मतलब कोई टॉपिक की तरह मत समझना आप, है ये तो सिंपली बस मिक्सचर है कैपिटलिस्ट का और सोशलिस्ट का। लेकिन स्टडी के पर्सपेक्टिव से आप यही मानना कि 2 तरह की इकनॉमियाँ होती हैं, एक हो गई कैपिटलिस्ट और एक हो गई सोशलिस्ट, है ना। अच्छा, अब मेन मुद्दा तो रह गया, लास्ट मुद्दा, तो हम कौन से सागर के अंदर गोते लगा रहे हैं? हमें तो समस्याओं का समाधान, मुझे तो समस्याओं का सॉल्यूशन लिखवाना था, मुझे तो ये लिखवाना है ना कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। वो तो बीच रास्ते में हम खो गए। मैंने कहा था सॉल्यूशन तो मैं तब लिखवाऊंगा, पहले मैं ये तो बता दूं कि इकनॉमियाँ 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कैपिटलिस्ट में अलग है और सोशलिस्ट में अलग है। तो अब वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ताकि हम चैप्टर को समापन कर सकें ना। तभी तो सॉल्यूशन के बिना तो आप घर जाओगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी रात को कि प्रॉब्लम तो बता दी सर ने, अब प्रॉब्लम लेके घर आ गए हम, अब सॉल्यूशन क्या है वो तो लिख ले। तो बस छोटे सा सॉल्यूशन है, हेडिंग डाल देते हैं, सॉल्यूशंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कि भाई अब सॉल्यूशंस क्या है सर, ये बताओ ना कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, पढ़ने देखने में अच्छा लगेगा। तो हम इसमें सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताते हैं, चौथी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हम नहीं बताते, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन ऐसे लिखने का नहीं है।
तो बस हम 3 ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताते हैं। तो 3 प्रॉब्लम का मैं नाम लिख देता हूँ। पहली प्रॉब्लम कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी थी? हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी प्रॉब्लम कौन सी थी? फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन मैं लिखूंगा, बीच में लिखूंगा अभी, लेकिन किस इकोनॉमी में क्या सॉल्यूशन है, इसलिए 2 तरह की इकोनॉमी है। तो मैं एक लिख लेता हूँ कैपिटलिस्ट और एक लिख लेता हूँ सोशलिस्ट। तो हम अपने सॉल्यूशंस बीच में लिखेंगे, बस ख़त्म हो जाएगा, फिर चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। बस हमें मेन तो यही पढ़ना था ना इसमें, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन अभी बीच में लिख लेंगे। लेकिन हाँ, दोनों तरह की इकोनॉमी में सॉल्यूशन अलग होते हैं। कैपिटलिस्ट में अलग होगा, सोशलिस्ट में अलग होगा, क्योंकि दोनों का सोच अलग है, दोनों का मोटिव अलग है, काम अलग तरह से कर रही हैं। तो पहले आप ये बना लो बक्सा। चलो, तो पहले हम कैपिटलिस्ट वाला सोचते हैं। तो पहले हम अपनी स्टडी सॉल्यूशन लिखने के लिए पहले अपने माइंड में यही सोचते हैं कि वही कैपिटलिस्ट इकनॉमी है। तो क्या दिमाग में सोच रहे हैं हम कि हम सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाने का, है ना, वही सोच रखनी है। तो अब मैं 1 बाय 1 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ, फिर सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब पहली प्रॉब्लम ये थी इकनॉमी के सामने कि क्या बनाएं, क्या और कितना बनाएं, है ना। तो क्या ही मान लो, चलो क्या बनाएं। तो आप ये बताओ, कैपिटलिस्ट इकनॉमी क्या बनाएगी? कैपिटल गुड्स, मशीनें बनाएगी, डिमांड जिसकी ज़्यादा। देखो, मशीनें आपने बना भी ली, ठीक है, मान लो आपने बहुत सारी मशीनें बना दी, ग्राहक एक भी नहीं है, क्या करोगे? ये इकनॉमी तो किस लिए काम कर रही है? प्रॉफिट के लिए। तो ये इकनॉमी तो पता है क्या बनाएगी? जिस चीज़ की डिमांड है। आपने कहा सर कोकेन खरीदना है, मैं वो बनाऊंगा। आपने कहा सर जूते खरीदने, मैं वो बनाऊंगा। आपने कहा मुझे शर्ट खरीदनी है, मैं वो बनाऊंगा। क्योंकि ये इकनॉमी का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो ये इकनॉमी क्या बनाएगी? जो कंज्यूमर चाहता है। मतलब और सिंपल भाषा में बोलूँ, ये इकनॉमी क्या बनाएगी? जो कंज्यूमर चाहता है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। तो कीवर्ड्स हो गए कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। तो जो जनता चाहेगी ये इकनॉमी वो बनाएगी, सिंपल। तो जो जनता चाहती है ये इकनॉमी वो बनाती है। ठीक है, समझ आ गया ना। अब दूसरी समस्या थी, चलो वो तो सोच लिया क्या बनाएंगे, कैसे बनाएगी। मतलब कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, कैसे बनाएगी? जिसमें कॉस्ट कम हो, बिल्कुल सही, क्योंकि इनका मोटिव तो पैसे कमाने का है। तो अगर इन्हें लगता है मशीन से खर्चा कम आएगा तो ये मशीन से बनाएंगे। अगर इन्हें लगता है लेबर सस्ती है तो लेबर से बनाएंगे, क्योंकि इस इकनॉमी का मोटिव तो क्या है? पैसे कमाने। तो ये इस हिसाब से नहीं सोचेंगे कि मजदूर है, मशीन है, ये तो देखेंगे किसमें कॉस्ट कम आएगी। और यही आंसर है, यही सॉल्यूशन है। तो लिख लेते हैं, लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये उसी तरीके से बनाएंगे जिसमें खर्चा सबसे कम आएगा। तो जहाँ मज़दूर सस्ता है तो मज़दूर, जहाँ मशीन सस्ता है तो मशीन। तो इनको लीस्ट कॉस्ट कर दें प्रोडक्शन का। और ये तो बहुत ही सिंपल है वैसे तो। किसके लिए ये इकनॉमी, किसको गुड्स बेचने में इंटरेस्टेड होगी? जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, रिच ऑब्वियसली। अब ये इकनॉमी गरीब के लिए तो बनाएगी नहीं, 2 रुपए का नमक। तो इनको तो क्या बनाने में मज़ा आएगा? किसके लिए गुड्स बनाएगी ये इकनॉमी? तो अमीरों के लिए, क्योंकि तभी पैसे कमा सकते हैं। तो यही इसमें लिखना है। तो इसमें हो गया कि किसके लिए बनाएगी। तो इसका आंसर होता है हु हैव बाइंग कैपेसिटी। वर्ड यही लिखना है, मन में चाहे अमीर सोच लेना। हु हैव बाइंग कैपेसिटी, जिनके पास खरीदने की क्षमता होती है, ये उसी के लिए गुड्स बनाएंगे। तो देखो है ना अपना सिंपल सॉल्यूशंस। लेकिन ये सॉल्यूशन इस इकनॉमी में तो नहीं चलेंगे, नीचे वाली में।
है ना। तो कैपिटलिस्ट के क्लियर हो गए कैसे करेगी काम, वो ऐसे करेगी काम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब सोच चेंज कर लेते हैं, मतलब अब हम सोशलिस्ट बन के सोचते हैं कि भाई सरकार है एक और सरकार को समाज की भलाई करनी है, ये वाली इकनॉमी है। तो इस इकनॉमी में हमको सॉल्यूशन लिखना है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस। तो बताओ आप बच्चे की क्या बनाएगी ये इकनॉमी। जो और समाज के लिए क्या अच्छा है, हॉस्पिटल बनाएगी, नेसेसिटी गुड्स बनाएगी, लग्जरी नहीं। तो ये आपको कैसे पता। तो इसमें ये इकनॉमी क्या बनाएगी ये हमें नहीं पता। तो इसका आंसर है, इसका सॉल्यूशन है गवर्नमेंट डिसाइड्स। वो तो सरकार जो निर्धारित करेगी वो बनाएगी, वो सरकार की मर्जी, हमें क्या पता। तो इस इकनॉमी में क्योंकि कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। तो क्या बनाना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब कोई सोशलिस्ट इकनॉमी ऐसी हो सकती है जहाँ की सरकार बोले नेसेसिटी गुड्स बनाओ, कोई दूसरी सोशलिस्ट इकनॉमी ऐसी हो सकती है जहाँ की सरकार बोले कि भाई कुछ और बनाओ। तो हर सोशलिस्ट इकनॉमी की अपनी जो भी सरकार होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है, सरकार के पास। तो गवर्नमेंट डिसाइड्स क्या बनाए। फिर कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये आपको कैसे पता। ठीक है, तो गलत आंसर है, क्योंकि आपको कैसे पता। कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड। तो हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है ये तो भाई उस सोशलिस्ट इकनॉमी की जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। वो उनको लगता है भाई मशीन सस्ती है और मशीन पे ज़्यादा मजदूर काम करने को मिल जाएंगे तो उनको डिसाइड करना है, तो उससे मशीन से बनवाएंगे। उन्हें लगता है हमारे यहाँ मजदूर सब नौकरी पे ही जाते हैं मान लो पहले से, तो मशीन से बनवाएंगे। तो वो सरकार डिसाइड करेगी कि कैसे बनाना है। फिर तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे गुड्स ये इकनॉमी। क्यों लगा, दिमाग नहीं लगा रहे अब। चलो तो समझदार हो गए आप। तो किसके लिए बनाएगी वो भी गवर्नमेंट डिसाइड्स। तो इस इकनॉमी में हमारी कोई टेंशन नहीं है सोशलिस्ट इकनॉमी में, क्योंकि सोशलिस्ट इकनॉमी में एक ही अथॉरिटी है, सरकार। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन डिसाइड करता है, सरकार, गवर्नमेंट, है ना। तो सरकार को करना है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो बस प्रॉब्लम्स हो गए और सॉल्यूशंस हो गए उसमें। तो क्लियर हो गई पूरी कहानी। चलो ठीक है, बस तो बस आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो मतलब ये पूरा समाप्त हो गया, सारी स्टोरी यही करनी, डन।